हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। लास्ट लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बात की थी। आज वाले लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने गैमेटोजेनेसिस जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्पर्म का निर्माण, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम का निर्माण, oogenesis देखा था। अब दोनों गैमेट बन चुके हैं। साथ ही हमने ओवरी की स्ट्रक्चर रीड कर ली थी। ओवरी की स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात कर चुके थे कि कैसे वहाँ पर ओवम बनता है और रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन के अंदर। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जब ये टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दोनों गैमेट अब बन चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इनका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के अंदर, फीमेल के यूटेरस के अंदर, कहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब पाई जाती हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके एम्पुला रीजन में। एम्पुला इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे होता है, या बोल सकते हैं एम्पुला रीजन में जो फुला हुआ पार्ट होता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन डन होता है। ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है वो भी वहाँ तक पहुँचता है, और इधर से जो मेल स्पर्म इजैकुलेट करवाता है फीमेल की वजाइना में, वो भी मूव करते हुए वहाँ तक जाते हैं। कहाँ तक? एम्पुला तक, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या घटनाएं होती हैं वो हम देखने वाले हैं कि कैसे एक सिंगल स्पर्म के द्वारा, जो कि सबसे पहले जाके पहुंचता है और स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन को डिसोल्व करता हुआ अंदर तक पहुंच जाता है ओवम के साइटोप्लाज्म में, और कैसे ये फर्टिलाइजेशन डन होता है, कैसे एक सिंगल स्पर्म ही इसको फर्टिलाइज कर पाता है ओवम को, बाकी स्पर्म की एंट्री क्यों नहीं हो पाती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम फर्टिलाइजेशन। उससे पहले अगर कोई स्टूडेंट चैनल पर नया हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही हम इस चैप्टर के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 12th का, या आगे भी जैसे नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी इस टॉपिक को क्लियर कर सके। तो शुरू कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में ये अपना ओवम है, जो ओवम रिलीज हुआ है फीमेल की ओवरी से, और कहाँ तक आ चुका है? फेलोपियन ट्यूब की एम्पुला रीजन तक, और स्पर्म भी पहुँच चुका है। अब आगे की कहानी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या घटनाएं यहाँ पर होने वाली हैं। तो ओवम में ये सबसे बाहरी लेयर जो है ये कोरोना रेडिएटा है। कोरोना रेडिएटा हमने इसका नेम वहीं पर दे दिया था जब हम ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा सबसे आउटर मोस्ट लेयर कोरोना रेडिएटा, ये वाली लेयर, और ये बीच बीच में जो सेल्स लगी हुई हैं ये ग्रेनुलोसा सेल्स थी, और इन ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में जो पैचेस के फॉर्म में लगे हुए हैं यह है हाइलुरोनिक एसिड। पैचेस के फॉर्म में हाइलुरोनिक एसिड, ये जो पैचेस हैं ये क्या है? हाइलुरोनिक एसिड के बने हुए हैं। तो बीच बीच में इन ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच बीच में हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। ऐसे मिलकर ये पूरी लेयर बनती है कोरोना रेडिएटा। उसके बाद जो रेड कलर की है वो जोना पेलुसिडा है, जो कि एक असेलुलर स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, और उसमें जो आपको डॉट डॉट लाइक जो नजर आ रहे हैं रेड कलर वाली लेयर क्या है? ये रेड कलर वाली जोना पेलुसिडा है, असेलुलर स्ट्रक्चर है और ग्लाइकोप्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। और इसके बीच बीच में जो डॉट डॉट लाइक आपको डार्क स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये स्ट्रक्चर है ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर क्या है? ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद जो है वह सेकेंडरी ओसाइट अंदर रखा हुआ है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर की, और अभी यह सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में है। अभी हम इसको ओवम नहीं बोल रहे हैं, या हम ओवम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जस्ट यह ओवम बनने वाला है। इसका जो अब स्पर्म जैसे यहाँ पर एंट्री करेगा, इसका जो ये मेटाफेजिक स्टेज में अरेस्ट है वह कंप्लीट हो जाएगा, और एक सेकंड पोलर बॉडी निकल आ जाएगी, और फिर इसको हम कंप्लीटली ओवम बोलेंगे। तो अब देख रहे हैं हम क्या प्रोसेस होता है। स्पर्म इधर से आता है, एक स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करता है, और स्पर्म की एंट्री के बाद यहाँ पर अन्य स्पर्म की एंट्री नहीं होती है। वह एंट्री क्यों नहीं होती है वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। साथ ही इसमें कौन कौन सी लेयर्स बनती हैं, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं, और आगे फर्दर क्लीवेज कैसे स्टार्ट होता है, और कैसे इस जो जाइगोट रहता है इसका वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाता है फीमेल की यूटेरस के एंडोमेट्रियम में। तो कोरोना रेडिएटा की बात हो गई, जोना पेलुसिडा और सेकेंडरी ओसाइट, ये तो बात हो गई ओवम की।
अब इधर से जो स्पर्म आ रहा है, आपको पता है स्पर्म में जो एक्रोसोम स्ट्रक्चर होती है वो लाइसिन एंजाइम, स्पर्म लाइसिन एंजाइम कंटेन करती है, जिसमें कि जोनालाइसिन और हाइल्यूरिनिडेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है जोनालाइसिन और एक होता है हाइल्यूरिनिडेस एंजाइम। तो दो टाइप के एंजाइम होते हैं, जोनालाइसिन और हाइल्यूरिनिडेस। हाइल्यूरिनिडेस तो इससे कंटिन्यूअसली सीक्रेट होता रहता है, लेकिन जो जोनालाइसिन है, जो जोना पेलिसिडा को डिसोल्व करेगा, वह एंजाइम जोनालाइसिन से जब स्पर्म टकराएगा तभी रिलीज होएगा, अदरवाइज वह रिलीज नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें अभी फिलहाल हाइल्यूरिनिडेस एंजाइम रिलीज होता है। तो जैसे ही स्पर्म कोरोना रेडिएटस के पास पहुंचता है तो स्पर्म के एक्रोसोम से स्पर्म लाइसिन एंजाइम, कौन सा, हाइल्यूरिनिडेस एंजाइम रिलीज होता है। और जो ये पेचेस हैं हाइल्यूरिनिक एसिड के, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, ये ब्लू कलर की ग्रेन्युलोसा सेल्स जो कि स्पर्म की ओवम की सबसे आउटर लेयर है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, ग्रेन्युलर सेल्स के बीच बीच में जो हाइल्यूरिनिक एसिड के पेचेस है उनको डिसोल्व करता है। कौन सा एंजाइम, स्पर्म के एक्रोसोम से रिलीज होने वाला हाइल्यूरिनिडेस एंजाइम। तो जैसे ही यह इसको रिलीज करेगा हाइल्यूरिनिडेस एंजाइम को, तो यह सेल्स बिखर जाएगी, क्योंकि इन सेल्स के बीच में पाया जाने वाला हाइल्यूरिनिक एसिड डिसोल्व हो जाएगा। तो एक जो कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन है यह डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि यह बिखर जाएगी। किसकी वजह से, हाइल्यूरिनिडेस एंजाइम की वजह से। क्यों, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट है हाइल्यूरिनिक एसिड और एंजाइम कौन सा है, हाइल्यूरिनिडेस, जो कि उस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा और वह इस सेकेंडरी उस साइड से बाहर रिमूव हो जाती हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिर यहाँ इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो यह ब्लू कलर की स्ट्रक्चर रिमूव हो चुकी है, यहाँ पर प्रेजेंट थी, लेकिन जो एंजाइम रिलीज हो रहा है स्पर्म के एक्रोसोम से, हाइल्यूरिनिडेस एंजाइम, उसने उस मेम्ब्रेन को डिसोल्व कर दिया है, कोरोना रेडिएटा को। तो इस डायग्राम में हम कोरोना रेडिएटा नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो डिसोल्व हो चुकी हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर, जोना पेलिसिडा, ये रेड कलर की, और अंदर प्रेजेंट है सेकेंडरी उसाइड। अब क्या होएगा कि जैसे ही कोरोना रेडिएटा रिमूव हो जाएगी, स्पर्म डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। स्पर्म किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, स्पर्म कांटेक्ट में आएगा जोना पेलिसिडा के। जोना पेलिसिडा के जब कांटेक्ट में स्पर्म आएगा तो वह इसके एक रिसेप्टर से, जो यहाँ पर ग्लेक्टोस मॉलिक्यूल के रिसेप्टर प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। ZP3 रिसेप्टर जोना पेलिसिडा स्पर्म अटैचिंग प्रोटीन या स्पर्म अटैचिंग साइट होती हैं ये, तो स्पर्म अटैचिंग प्रोटीन 3, ठीक है। तो ये जो ग्लेक्टोस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इनको हम बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। ZP3 रिसेप्टर किस बात के, स्पर्म के लिए रिसेप्टर। जो स्पर्म यहां पर आ रहा है, ये वाला स्पर्म, जो स्पर्म यहां पर आ रहा है उसके लिए रिसेप्टर का वर्क कर रहे हैं ZP3 रीजन, जो कि ग्लेक्टोस मॉलिक्यूल है। वास्तव में क्या है, वह ग्लेक्टोस मॉलिक्यूल है। जैसे ही यह अटैच होएगा इसके, जैसे ही स्पर्म की मेम्ब्रेन इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल के पास से अटैच होएगी तो इसको हम बोलेंगे सिनगेमी। क्या बोलेंगे, सिनगेमी। लेकिन कब बोलेंगे सिनगेमी, जब इसकी मेम्ब्रेन इस ओवम की मेम्ब्रेन के अटैच होएगी। अभी वह अटैच नहीं हुई है, अभी बीच में कौन बाधा बन रहा है, ये जोना पेलिसिडा लेयर। तो जोना पेलिसिडा को भी स्पर्म रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा, स्पर्म रिमूव करेगा जोना लाइसिन एंजाइम रिलीज करके। जब स्पर्म का रिसेप्टर ZP3 रिसेप्टर स्पर्म इस ZP3 रिसेप्टर के पास अटैच होएगा तो इससे स्पर्म के एक्रोसोम से रिलीज होने वाला, स्पर्म के एक्रोसोम से रिलीज होने वाला जोना लाइसिन एंजाइम इन रिसेप्टर को गोल देगा, इस जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन को गोल देगा। जैसे ही जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन को गोलेगा तो स्पर्म अब डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आने वाला है, ओवम की मेम्ब्रेन के, ओवम की सेल मेम्ब्रेन के, या बोल सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट की मेम्ब्रेन के। जैसे ही यह इसके अटैच होएगा तो यहाँ पर एक रिसेप्शन कोन बनेगा। जो रिसेप्शन कोन यहाँ पर बनेगा इसके अटैच होने से बनेगा। स्पर्म जैसे ही अटैच होएगा
इस ओवम की मेम्ब्रेन के, तो यहाँ पर रिसेप्शन कोन बनेगा। रिसेप्शन कोन मतलब कोन लाइक स्ट्रक्चर है, और रिसेप्शन किसके लिए है? स्पर्म के लिए, तो इसको रिसेप्शन कोन बोलते हैं। ये जो कोन बना है इसको रिसेप्शन कोन बोलते हैं। तो जैसे ही ओवम के मेम्ब्रेन से स्पर्म की मेम्ब्रेन अटैच होएगी उसको हम बोलेंगे सिनगेमी। इन दोनों मेम्ब्रेन के अटैच होने को हम बोलते हैं सिनगेमी। और यहाँ पर क्या बनेगा? रिसेप्शन कोन। अब ठीक इसके बाद जो यह ओवम की मेम्ब्रेन है, ओवम की जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, यह इस स्पर्म को एज ए फेगोसाइटोसिस इसके अंदर ले लेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। किस प्रकार लेगी साइटोप्लाज्म के अंदर? जैसे कि ये कोन अब अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन शुरू हो जाएगा, और इन्वेजिनेशन शुरू होने के साथ साथ ही स्पर्म को यह एज ए फेगोसाइटोसिस की तरह अपने साइटोप्लाज्म में ले लेगा। कौन? ये सेकेंडरी oocyte। शुरू में क्या बनाता है यहाँ पर कि जैसे ही यह अटैच हुआ तो रिसेप्शन कोन बना। रिसेप्शन कोन बनना और इन दोनों की मेम्ब्रेन को अटैच होना हमने बोला सिनगेमी। अब उसके बाद रिसेप्शन कोन हट जाएगा और उसके वहां पर इन्वेजिनेशन शुरू होगा। इन्वेजिनेशन का मतलब है कि यहाँ की सेल्स अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, तो इस स्पर्म को अंदर ले लिया जाएगा। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि ओवम ने या सेकेंडरी oocyte ने इस स्पर्म का फेगोसाइटोसिस कर लिया है। और दूसरी बात यहाँ पर यह होगी कि जो मेम्ब्रेन के अटैच हुआ है स्पर्म, इस वजह से ये सेकेंडरी oocyte इसकी मेटाफेज सेकंड स्टेज में अरेस्ट था। जो इसमें डिवीजन चल रहे थे मेल फीमेल की ओवरी के अंदर। फीमेल की ओवरी के अंदर हमने लास्ट लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में जब हमने फीमेल की ओवरी की स्ट्रक्चर की थी, तब उसमें हमने देखा था कि कैसे एक प्राइमरी जर्म सेल डिवाइड होके ओवम या सेकेंडरी oocyte का निर्माण करती हैं। तो जो सेकेंडरी oocyte उसके माइटोटिक डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट था, वह इस स्पर्म के अटैचमेंट की वजह से उसका डिवीजन अब कंप्लीट हो जाएगा और अब यह एक कंप्लीट ओवम कहलाएगा। अब यह एक ओवम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे का प्रोसेस देखते हैं कि स्पर्म कहाँ पहुंच चुका है? ओवम के अंदर। स्पर्म कहाँ आ गया? स्पर्म को एज ए फेगोसाइटोसिस ओवम ने अपने साइटोप्लाज्म में ले लिया है। अब स्पर्म आ चुका है ओवम के साइटोप्लाज्म में। ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म के पहुंचने के बाद ओवम के अंदर जो आपको ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के बीच बीच में इन जो ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट है ओवम के बीच बीच में, इन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के मध्य इन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम अब यहाँ पर बिखर कर इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आना शुरू हो जाएंगे। जो मेम्ब्रेन है कौन कौन सी? एक तो जोना से पेलिसुडा, जो ओवम के पास दो मेम्ब्रेन है अभी। कौन कौन सी? एक तो आउटर मोस्ट लेयर जो आपको नजर आ रही है, कोरोना रेडिटा तो डिसोल्व हो चुकी है। जो रेड कलर की जोना पेलिसुडा है, इस जोना पेलिसुडा और इस ओवम की जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के मध्य इन कोर्टिकल ग्रेन्यूल का स्फुटन शुरू हो जाएगा और इन ग्रेन्यूल से निकलने वाला पदार्थ इन दोनों मेम्ब्रेन के पेरीविटेलाइन स्पेस जो कहते हैं हम, पेरीविटेलाइन जो एरिया है बिटवीन सेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ ओवम एंड एसेल्युलर मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, कौन सी? जोना पेलिसुडा एसेल्युलर है। ठीक है, तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा पदार्थ आ जाएगा? वह पदार्थ जो इन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर भरा हुआ है। और उस पदार्थ का नेचर कैसा है? एंजाइमेटिक उसका नेचर है। तो यह पदार्थ रिलीज होकर कहाँ जाएगा? इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। तो अब हम इस डायग्राम को देख रहे हैं कि ये जोना पेलिसुडा है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जोना पेलिसुडा है रेड कलर की, और जो इनर मोस्ट ब्लैक लेयर नजर आ रही है वो इस खुद ओवम की सेलुलर मेम्ब्रेन है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको ग्रीन कलर का मटेरियल नजर आ रहा है, ये मटेरियल कहलाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। क्यों बोल रहे हैं? ये मेम्ब्रेन कैसे बनी?
क्योंकि जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है ओवम के अंदर, उनसे जो मटेरियल रिलीज हुआ है जिसका नेचर एंजाइमेटिक है, वह यहाँ पर इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में अरेंज होकर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पर इस वाले प्रोसेस में दो बातें होती हैं। पहली बात तो हुई कि जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे उनसे जो पदार्थ रिलीज हुआ है वो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आ चुका है और उसको हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। साथ ही जो जोना पेलिसिडा के ZP3 रिसेप्टर प्रेजेंट थे, जो रेड कलर की लेयर है जोना पेलिसिडा, उस पे जो ये ZP3 रिसेप्टर हैं स्पर्म के लिए, ये ZP3 रिसेप्टर इस मटेरियल की वजह से डिसोल्व हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जो मटेरियल कोर्टिकल ग्रेन्यूल से रिलीज हुआ है उस मटेरियल ने इन रिसेप्टर को डिसोल्व कर दिया है, इन रिसेप्टर को रिमूव कर दिया है। कहां से? जोना पेलिसिडा के ऊपर से। तो इस वाले डायग्राम में जोना पेलिसिडा के ऊपर आपको यह रिसेप्टर नजर नहीं आ रहे हैं। जो ग्लैक्टोस मॉलिक्यूल के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं स्पर्म के लिए, वह इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वह किसने डिसोल्व कर दिए, वह किसने रिमूव कर दिए हैं? इन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा सीक्रेट होने वाला एंजाइमेटिक पदार्थ, उस पदार्थ ने इन मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिए हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को कौन प्रिवेंट करता है, तो वह प्रिवेंट करता है यह कोर्टिकल रिएक्शन। जो कोर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म हुई है, कौन सी रिएक्शन? कि कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा एक एंजाइमेटिक पदार्थ निकला है जिसने एक तो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का निर्माण किया है, साथ ही जोना पेलिसिडा पर प्रेजेंट ZP3 रिसेप्टर को रिमूव कर दिया है, डिसोल्व कर दिया है। तो इसको बोलते हैं कोर्टिकल रिएक्शन। तो जो ज्यादा स्पर्म की एंट्री यहां पर प्रिवेंट हुई है, एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को जो प्रिवेंट करता है वह है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। और फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कैसे बनी? कोर्टिकल रिएक्शन के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को कौन प्रिवेंट करता है, तो कोर्टिकल रिएक्शन। क्यों? कोर्टिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनी है, इस मेम्ब्रेन की वजह से एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट किया जाता है। अब यह प्रिवेंट कैसे किया जाता है कि जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि स्पर्म के एक्रोसोम के अंदर दो टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है, एक तो जोनालाइसिन और एक हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम। हाइल्यूरिनिडेज एंजाइम रेगुलरली सीक्रेट होता रहता है और वह ग्रेनुलोसा सेल के बीच में प्रेजेंट हाइल्यूरिनिक एसिड के पैचेस को डिसोल्व करके इस पूरी कोरोना रेडिएटा को रिमूव कर देता है। देन उसके बाद जब जोनालाइसिन एंजाइम रिलीज होता है तो वह ZP3 रिसेप्टर या बोल सकते हैं जोना पेलिसिडा को डिसोल्व कर देता है। तो जब जोना पेलिसिडा डिसोल्व हो जाती है, किसके द्वारा? जोनालाइसिन के द्वारा। तो उसके बाद स्पर्म अंदर इंटर करता है और इस स्पर्म के अंदर इंटर करने की वजह से इस ओवम के अंदर प्रेजेंट कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स से वह सीक्रेटरी मटेरियल बाहर आ जाता है एंजाइमेटिक नेचर का, और उस वजह से ZP3 रिसेप्टर को यहां से डिसोल्व कर दिया जाता है। अब जब जोना पेलिसिडा के ऊपर ZP3 रिसेप्टर ही नहीं रहेंगे तो नेक्स्ट स्पर्म, जो अगला स्पर्म यहां पर इंटर करने की कोशिश करेगा, उसको यहां पर एंट्रेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उसके रिसेप्टर हैं, कौन से? ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल, जो कि जोना पेलिसिडा पे प्रेजेंट है, वह डिसोल्व कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? इस कोर्टिकल रिएक्शन के द्वारा। तो जो एक से अधिक स्पर्म यहां पर इंटर नहीं कर पाएंगे, किसकी वजह से? इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की वजह से, इस कोर्टिकल रिएक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की वजह से जो ZP3 रिसेप्टर हैं स्पर्म के लिए, वह डिसोल्व कर दिए गए हैं। और अगर यहां पर माना कि कोई ZP3 रिसेप्टर यहां पर शेष बचता है, उसकी वजह से अगर स्पर्म उस जोना पेलिसिडा से अटैच हो भी जाता है, तो जो नई मेम्ब्रेन बनी है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इसके जो एंजाइमेटिक नेचर है वह इस स्पर्म को अंदर नहीं आने देंगे, उस स्पर्म को वह किल कर देंगे, उसको वह डिसोल्व कर देंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो नई मेम्ब्रेन बनी है उसको डिसोल्व करने के लिए स्पर्म के पास में कोई दूसरा एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि स्पर्म के पास में तो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा को घोलने वाले
एंजाइम प्रेजेंट है। लेकिन जो नई मेम्ब्रेन बनी है कोर्टिकल रिएक्शन के द्वारा, जिसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को डिसोल्व करने के लिए अन्य स्पर्म के पास कोई भी ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जिससे कि वह इस मेम्ब्रेन को डिसोल्व कर सके। तो यहाँ से एक से ज़्यादा स्पर्म की एंट्री को इस प्रकार रोका जाता है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन को बनाकर, जो कि कोर्टिकल रिएक्शंस के द्वारा बनी हुई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो पॉलीस्पर्मी होती है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है कि जो स्पर्म अंदर आया है वह अपने प्लाज्मा को यहाँ पर डिसोल्व कर लेगा। जो स्पर्म सेल है, स्पर्म एक सेल होती है, ओवम भी सेल होती है। ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म आ चुका है, अब स्पर्म और ओवम का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाता है। तो इस साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। किसको बोल रहे हैं? कि ओवम और स्पर्म का साइटोप्लाज्म डिसोल्व हो चुका है, आपस में मिक्स हो चुका है, तो इसको बोल रहे हैं प्लाज्मोगेमी। अब यहाँ पर भी एक बात और समझने लायक है कि जो ओवम है उसके साइटोप्लाज्म में कौन आया है? स्पर्म। स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म है वह ओवम के साइटोप्लाज्म में डिसोल्व हो जाता है। उसकी सारी स्ट्रक्चर, स्पर्म में प्रेजेंट उसकी सभी स्ट्रक्चर इस ओवम के अंदर डिसोल्व हो जाती हैं, सिवाय स्पर्म के न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के। जब हमने स्पर्म की स्टडी की थी तो हमने देखा था कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ठीक एक्रोसोम के नीचे है, और एक्रोसोम के नीचे जस्ट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के जस्ट नीचे जो इनवेजिनेशन लगता है ऊपर की साइड, वहां पर एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और डिस्टल सेंट्रियोल उसमें एक्सेल फाइबर का निर्माण कर रहा था, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रेस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर सेल डिवीजन के लिए। तो अब यहाँ पर स्पर्म की सभी स्ट्रक्चर इस ओवम के अंदर डिसोल्व हो चुकी हैं, बस स्पर्म का क्या प्रेजेंट है? स्पर्म का न्यूक्लियस और उसका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो जब अब दोनों न्यूक्लियस, जिनको प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं हम, प्रोन्यूक्लियस दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, दोनों फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस दोनों का मूवमेंट एक दूसरे की तरफ होएगा, दोनों आपस में पास पास आएंगे और दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। तो इन दोनों प्रोन्यूक्लियस का, कौन कौन से न्यूक्लियस? फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज होना कहलाता है कैरियोगेमी। कैरियो जो टर्म है वह इन दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन से दी गई हैं, तो इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी किसको बोला था? दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग को प्लाज्मोगेमी बोला था, लेकिन जो कैरियोगेमी है वो दोनों सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं, दोनों सेल कौन सी? ओवम सेल और स्पर्म सेल, इन दोनों सेल के जो न्यूक्लियस की मिक्सिंग हुई है इसको बोलेंगे कैरियोगेमी। अब ठीक कैरियोगेमी के बाद जो यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो स्पर्म के साथ आया है, वह भी डिवाइड हो जाएगा और वह विपरीत पोल पर चला जाएगा। जो यहाँ पर क्या आया है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आया है स्पर्म के साथ में, इसमें डिवाइडेशन हो जाएगा, दो सेंट्रियोल बन जाएंगे और दोनों विपरीत पोल पर अरेंज हो जाएंगे, और विपरीत पोल पर अरेंज होने के बाद स्पिंडल फाइबर यह रिलीज कर देंगे, इनसे स्पिंडल फाइबर बनेगा, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम हैं, एक तो प्रोन्यूक्लियस फीमेल और प्रोन्यूक्लियस मेल, जो मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं 23 क्रोमोसोम अब पेयर्स में अरेंज हो जाएंगे, और अब यह सेल डिप्लॉइड सेल कहलाएगी। और जो ये क्रोमोसोम यहाँ पर अरेंज हुए हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम, एक तो संख्या आई है 23 संख्या फीमेल के द्वारा, एक 23 संख्या आई है मेल के द्वारा। 23 क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम अपने अपने साथी के साथ में अरेंज हो जाएंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वह एक साथ अरेंज हो जाएंगे सभी। और अब यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, मतलब कह सकते हैं कि 46 संख्या में यह 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें 44 तो ऑटोसोमल और 2 सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम का एक साथ अरेंज होना कहलाता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस किसको बोल रहे हैं? कि जो
फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, जो मेल के अंदर फादर से क्रोमोसोम आए हैं और जो फीमेल के ओवम में क्रोमोसोम प्रेजेंट है मदर के क्रोमोसोम में, ये सभी क्रोमोसोम होमोलोगस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, सभी होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ अरेंज हो जाते हैं, इसको एम्फीमिक्सिस बोल रहे हैं। अब एम्फीमिक्सिस डन होने के बाद इसमें फर्दर क्लीवेज स्टार्ट होएगा। क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर स्ट्रक्चर बनती जाएगी, जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टुला में ब्लास्टोपोर बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को। ब्लास्टोसिस्ट में जो सेल्स प्रेजेंट है इन सभी को ब्लास्टोमियर बोलते हैं, और जो ब्लास्टोमियर की सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, ब्लास्टोमियर की सबसे आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट लेयर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी एक साथ, इसको हम बोल सकते हैं कि यह एनिमल पोल होता है, एनिमल पोल इसको हम बोल सकते हैं। या इन्हीं सेल्स के अंदर अब डिवीजन शुरू होंगे। तो जो ये ब्लास्टोसिस्ट वाली स्ट्रक्चर होती है ये फर्दर आगे मूवमेंट करती हैं और यूटेरस में आ जाती हैं, और यूटेरस में आने के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाली सेल्स हैं इस जाइगोट की, अब इसको क्या बोल रहे हैं, जाइगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कंप्लीटली डन हो चुका है और आपस में क्रोमोसोम की या साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो चुकी है। अब न्यूक्लियस यहाँ पर एक ही प्रेजेंट है क्योंकि न्यूक्लियस की मिक्सिंग हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, सेल डिप्लॉयड हो चुकी हैं, 2n सेल हो चुकी हैं, जो 23 क्रोमोसोम वाली अलग अलग सेल थी स्पर्म और ओवम, ये मिक्स हो चुकी हैं, एक साथ एक सेल बन चुकी हैं जिसको जाइगोट बोल रहे हैं, और 2n सेल बोल रहे हैं, मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो इसमें डिवीजन होएगा, क्लीवेज होएगा, मोरुला स्ट्रक्चर आएगी, ब्लास्टोसिस्ट बनेगी। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद यह यूटेरस में मूव कर जाएगा, और यूटेरस में मूव करने के बाद इसकी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं इस ओवम की, या बोल सकते हैं जाइगोट की, यह फर्टिलाइज जो ओवम है, अब इसको फर्टिलाइज ओवम बोलेंगे क्योंकि स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज कर दिया है। तो ये फर्टिलाइज ओवम या बोल सकते हैं जो जाइगोट है, यह अब कहाँ इम्प्लांट होएगा, फीमेल की यूटेरस में। कैसे होएगा कि जो इसकी ट्रोफोब्लास्ट सेल है वह किससे अटैच होएगी, फीमेल की यूटेरस की एंडोमेट्रियम से, और एंडोमेट्रियम की सेल डिवाइड होकर इस ब्लास्टोसिस्ट को उसके अंदर ले लेगी, मतलब इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगी। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगी तो यह इसके अंदर इम्बेडेड हो जाएगी, मतलब फीमेल की यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर यह ब्लास्टोसिस्ट अंदर दस जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ, इसमें 4 स्टेप होती हैं मुख्य, सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, एम्फीमिक्सिस। सिनगेमी किसको बोला कि जो दोनों मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन ओवम और स्पर्म की, दोनों के अटैचमेंट को सिनगेमी बोला। उसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन हुई, नई मेम्ब्रेन भी बनी, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, जिसने जो अन्य स्पर्म थे उनको अंदर आने से प्रिवेंट किया, तो पॉलीस्पर्मी से बचाया इस कॉर्टिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनने वाली फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन ने। तो इसको जब दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए तो इसको हमने प्लाज्मोगेमी बोला, और जब दोनों के न्यूक्लियस मिक्स हो गए तो इसको कैरियोगेमी बोला, और जब होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज हो गए तो इसको एम्फीमिक्सिस बोला। अब ये जाइगोट बन गया, यह यूटेरस में चला जाएगा ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर के रूप में, और वहां पर यह उसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, अंदर धंस जाएगा, और अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।